जादुई सिलाई मशीन का ब्राइडल लहंगा। कुछ समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में वैशाली अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करती थी और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी और वो अपना घर चलाने के लिए गांव में ही मजदूरी किया करती थी, जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके, क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन एक दिन वैशाली का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो जाता है, जिसके बाद वैशाली के पिता अरविंद उसकी माँ से कहते हैं, देखो वैशाली की माँ, लड़के वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमसे कोई भी दहेज नहीं मांगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए एक शादी का जोड़ा खरीद सके, तो फिर हम उसकी शादी कैसे करेंगे जी। तुम चिंता मत करो वैशाली की माँ, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक बार अपने बड़े भाई से मदद मांग कर देखूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। वैसे भी उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अगले दिन ही अरविंद अपने बड़े भाई किशोर के घर जाता है और उससे कहता है, भैया 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और आपको तो पता ही है ना कि हम लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। अरविंद की ये बात सुनकर किशोर की पत्नी दिव्या उसे कमरे में ले जाती है और गुस्से में उससे कहती है, खबरदार, जो आपने अपने भाई की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरविंद मेरा छोटा भाई है और वैशाली मेरी बेटी जैसी है, तो अगर उसकी शादी में मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत कीजिए। बस मैं आपको जितना कह रही हूँ बस उतना ही कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह दिव्या के कहने पर किशोर अरविंद के सामने बहाने बनाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना भाई, लेकिन मैं तुझे इस समय पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में मेरा पहले ही बहुत घाटा हो चुका है, इसलिए मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, स्टोर रूम में हमारा कुछ पुराना सामान पड़ा है, तो उसे ले जा और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे तो उससे अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लियो। हाँ, ले जाओ वो सारा सामान, वैसे भी वो कबाड़ हमारे किसी भी काम का नहीं है। इतना सुनकर अरविंद मजबूरी में ही वो पूरा सामान अपने घर ले आता है, जहाँ वैशाली उससे पूछती है, पिताजी आप ये इतना सारा पुराना सामान कहाँ से लेकर आए हैं? बेटी, ये सारा सामान मैं अपने भाई के घर से लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये सामान दिया है। अब इसे बेचकर मैं तेरी शादी की थोड़ी बहुत तैयारी कर सकूंगा, इसलिए कल ही कबाड़ी वाले को बुलवाकर ये सारा सामान बेच दूंगा। उसी समय वैशाली की नजर कबाड़ के सामान में पड़ी एक पुरानी सी सिलाई मशीन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वैशाली कहती है, अरे पिताजी, ये सिलाई मशीन तो बहुत पुरानी लग रही है, लेकिन ये फिर भी बहुत काम की है। हम इस सिलाई मशीन को नहीं बेचेंगे, मैं इसे अभी साफ करके चमका देती हूँ। लेकिन बेटी, तुम भला इस पुरानी सिलाई मशीन का क्या करोगी? तुम्हें तो सिलाई भी नहीं आती है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं फिर भी इस सिलाई मशीन को अपने पास रखना चाहती हूँ। इतना कहकर वैशाली जैसे ही उस सिलाई मशीन को साफ करती है, वैसे ही वो सिलाई मशीन अचानक से चमक उठती है और उस सिलाई मशीन में से एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली, जो तुमने मेरे ऊपर लगी गंदगी को साफ किया। ये सुनकर वैशाली और उसके माता पिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उस सिलाई मशीन में से फिर से एक आवाज आती है, घबराओ मत वैशाली, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी कदर नहीं जानी। लेकिन तुमने तो मुझे देखते ही अपने पास रखने का इरादा बना लिया, इसलिए मैं तुम्हारे इस स्वभाव से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार इस समय बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा है। इसलिए अब से तुम जब भी इस सिलाई मशीन को चलाओगी तो ये तुम्हें ढेर सारे सुंदर ब्राइडल लहंगे देगा, जिन्हें बेचकर तुम अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकती हो। जादुई मशीन की ये बात सुनकर वैशाली और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही वैशाली उस मशीन को चलाती है, वैसे ही उस मशीन में से ढेर सारे सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर वैशाली उन लहंगों को लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाती है और देखते ही देखते वैशाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं।
जिससे वैशाली की बहुत अच्छी कमाई होती है। और इसी तरह हर रोज जादुई मशीन की मदद से वैशाली लहंगों को बाजार में बेचने लगती है। और देखते ही देखते वैशाली अपनी एक बड़ी सी लहंगों की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद उसकी दुकान के अंदर सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे देखकर लोग उसकी दुकान में अपने आप खिंचे चले आते हैं। और अब वैशाली के परिवार की सभी तकलीफें दूर हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। और शादी वाले दिन वैशाली उस जादुई मशीन का दिया हुआ ब्राइडल लहंगा पहनती है, जिसे पहनकर वैशाली और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और हर किसी की नजर बस वैशाली के ब्राइडल लहंगे पर ही होती है। और ऐसे ही कुछ ही देर में शादी हो जाती है और अब वैशाली खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है। ब्रिटेन राज्य में सिया नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। सिया जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सिया अपनी चाची मंजू के साथ रहती थी। मंजू बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह सिया पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाने तक को नहीं देती थी। लेकिन सिया बहुत ही विनम्र और समझदार थी। वह बिना कुछ बोले अपने चाची की हर बात मानती थी। सिया कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए बिरयानी बना कर ले आओ। पर चाची, अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और बिरयानी बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए बिरयानी बना कर ले आती हूँ। अगले दिन, सिया ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है, इसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है, जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। ध्यान रहे सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है और सिया कामों में लग जाती है। सिया चुपचाप अपनी चाची से बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा था। मंजू खुद को ठंडा करने के लिए पंखा कर रही थी, वही सिया धूप में बैठकर धान को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उससे कहती है, सिया तुम कितने धीरे धीरे काम कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर ही तो रही हूँ चाची, ये धान ही इतना ज्यादा है कि वक्त लग रहा है। तुमने मुझे पलट कर जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम शाम तक इन सारे धान का चावल तैयार करोगी, समझी? चाची ये मैं कैसे कर सकती हूँ, चावल तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? सिया धूप में धान सुखा रही थी। धान बहुत सारा था, उसे सुखाने में ही सिया का पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी इतने सारे धान का चावल कैसे बनाऊं? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती, भगवान मेरी मदद करो। सिया ये बोलकर रो ही रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और सिया से बोलती है, हाय सिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हैं? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं, शुक्रिया, आप ये नहीं कर पाओगे, आप जाओ। किसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी? सिया तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये सब मैं कर दूंगी। सिया सुबह से काम करके बहुत थक गई थी। वह उस लड़की की बात सुनकर वहीं पर सो गई। तभी उस लड़की ने कुछ जादू किया और देखते ही देखते खिलखिलाते हुए चावल में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। सुबह चाची मंजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया की आंखें खुली। हे भगवान, चाची चावल तो क्या सारा धान का चावल बन गया है? तभी उधर से मंजू आ जाती है। महारानी, अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची जी, मैंने ये सारा धान का चावल बना दिया। अपनी चाची की तरह सिया भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ।
लेकिन उसने अपने चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसके चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन मंजू सिया को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। सिया, कल तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें इस चलनी से पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी? क्या? पर ये कैसे संभव है? तुम्हारे लिए धान का चावल बनाना संभव हो सकता है, तो ये क्यों नहीं? जितना कहा गया उतना करो, वरना मैं तुम्हें एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है। सिया बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस चलनी से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। पर अगर मैंने ये नहीं किया, फिर तो मुझे 7 दिनों तक भूखे ही रहना होगा। कोई तो मेरी मदद करो। कैसे हो सिया? हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा रोती ही रहती हो। बताओ क्या बात है? हे प्यारी लड़की, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरी प्यारी दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ। इस बार तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। फिर सिया उसे सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को भरने में लगी हुई हो? एक काम करो, तुम थोड़ी देर घूम कर आ जाओ। ये चलनी मुझे दो, मैं इसे करती हूँ। अब तुम जाओ और वादा करो तुम मुझे देखोगी नहीं। सिया वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जरूर एक परी होगी। हाँ, वो एक परी ही है, मुझे उससे मिलना होगा। सिया वापस उस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर ना तो तालाब थी और ना ही वो लड़की। ये तालाब, ये तो खाली हो गई और वो लड़की भी चली गई। तभी मंजू वहाँ आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, अरे ये तुमने कैसे कर दिया? इस चलनी से? और कैसे? आपने ही तो मुझे ये चलनी दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले गई। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, पर इस बार तुम एक महल बनाओगी, समझी? वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है। चुप करो, अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। सिया फिर से सोच में पड़ गई। मैं यह नहीं कर सकती। ओ प्यारी जादुई लड़की, प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। बस इतनी सी बात। तुम अपने घर जाओ और शाम को अपनी चाची को लेकर यहाँ आ जाना, तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब अपनी चाची को रोको, उसे और मनमानी करने मत दो। अब जाओ। जैसे सिया वहाँ से गई, उस जादुई लड़की ने एक जादू किया और वहाँ पर एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। जब शाम को सिया अपनी चाची के साथ वहाँ आई तो वे दोनों महल को देखकर हैरान रह गए। वे दोनों महल के भीतर गई। उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। तभी वो दोनों महल के तहखाने में पहुंच गए। तभी सिया ने मौका देखकर तहखाने को बंद कर दिया। सिया, ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आप मुझ पर और ज्यादा जुर्म नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। सिया उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी सौतेली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर सिया की तरफ नहीं देखती है। सिया महल में आराम से रहने लगती है। एक दिन सिया बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम बिवान है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ जंगल में शिकार करने आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो पश्चिम की यात्रा कर अपने राज की तरफ लौट रहा था। बस थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से किसी का जीने का हक छीने।
हाँ, मेरा मानना भी यही है। यहाँ पास ही मेरा महल है, आप चलकर वहाँ आराम कर सकते हैं। विवान बहुत ही अच्छा राजकुमार था। सिया और विवान की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी और दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। सिया, ये लो, ये मलमल का लहंगा है। मैं ये चाहता हूँ हम अब जब भी मिले तो तुम मुझे इसी मलमल के लहंगे में मिलो। देखो, मैं जल्दी ही अपने पिता से शादी की अनुमति लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। विवान सिया से विदा लेकर अपने राज्य में लौट आया। वह अपने राज्य पहुंचा तो वहाँ उसकी बचपन की दोस्त लैला उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विवान, अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहा जा रहा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर विवान ने लैला को सिया के बारे में बताया और ये भी बताया कि सिया और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर लैला गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, विवान, तुम्हारे पिताजी तो राज्य से बाहर गए हैं। अब जाते जाते आखिर बार मेरे साथ चाय पीकर तो जा ही सकते हो ना। और फिर लैला बड़ी ही चालाकी से विवान के चाय में सम्मोहन वाली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। विवान अब पूरी तरह से लैला के बस में हो जाता है। वो वही करता और सुनता है जो लैला चाहती है। जल्दी ही पूरे राज्य में लैला और विवान की शादी का घोषणा करवा दी गई। अरे, तुमने सुना? पड़ोस की राज्य की राजकुमारी लैला और विवान की शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वहीं दूर खड़ी सिया भी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवान मुझसे धोखा नहीं कर सकता। फिर वो लैला से शादी क्यों कर रहा है? क्या उसने मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब झूठ और फरेब था? सिया रो रही थी। तभी फिर से वो जादुई लड़की वहाँ प्रकट होती है। ओ मेरी प्यारी दोस्त, तुम फिर से रो रही हो? सिया ने रोते हुए उसे विवान के बारे में बताया। सिया, मैं विवान को अच्छे से जानती हूँ। वो इस तरह का इंसान नहीं है। लगता है उसे किसी ने सम्मोहित किया है। सम्मोहन? फिर तो मुझे जल्दी से विवान के ऊपर से इस सम्मोहन को तोड़ना होगा, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम अपने प्यार से ही इसे तोड़ सकती हो। तुम उसके दिए जादुई मलमल के लहंगे को पहनकर उसके पास जाओ और प्यार के जादुई शब्द उससे कहो। जल्दी जाओ। सिया जल्दी से उस जादुई मलमल के लहंगे को पहन लेती है और जल्दी विवान के राज्य की तरफ निकल जाती है। वह जल्दी ही विवान के महल में पहुंच जाती है। वहां शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सिया जल्दी से महल के अंदर गई। सबकी नजर सिया पर ही थी। जैसे ही विवान ने सिया को देखा, उससे सब कुछ याद आने लगा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर विवान सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए सिया के साथ उसके महल में आ गया। लैला बस उससे जाते हुए ही देखती रह गई और फिर परी ने सिया और विवान की शादी करवा दी और दोनों उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।